Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our third lecture on thermodynamics. Okay, so हम पिछले लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ चुके हैं. छोटा लेक्चर ज़रूर था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो चैप्टर लेक्चर कि जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली कि भैया CP क्या है, CV क्या है, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है. तो आज हम दो चार चीज़ें और सीख लेते हैं पहले. ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम सीख चुके हैं. दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ P dV. ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, ओनली व्हाट इज द चेंजेस इन वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम में चेंज होगा. ओके, तो देखो यदि हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, ठीक है, और वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा बड़ा हो तो आप W को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P dV. ठीक है, जैसे मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर भी वेरिएबल रहेगा, लेकिन प्रेशर हम जो वेरिएबल होगा उसका जो क्या नाम वेरिएशन होगा वो विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम होगा या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो उसकी टर्म्स में यहाँ पे वर्क निकलेगा. वर्क दो टाइप से निकलता है ना, कि वर्क डन बाय द गैस, दूसरा वर्क डन ऑन द गैस. ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को. यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि केमिस्ट्री में अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे अलग कंसेप्ट है. ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट अलग है, केमिस्ट्री का कंसेप्ट उल्टा है एकदम. ठीक है, तो देख लो, वर्क डन बाय द गैस, वर्क कर रही है गैस, हमें मिल रहा है वर्क. गैस काम कर रही है, हमें वर्क मिल रहा है. ठीक है, तो दिस वर्क विल बी पॉजिटिव वर्क. ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि वर्क डन ऑन द गैस, हमें वर्क करना पड़ा गैस के ऊपर, तो दैट विल बी नेगेटिव वर्क. कैसे समझाऊं इसको? ओके, एक तरीके से समझाया जा सकता है. देखो, ये कोई पिस्टन है, पिस्टन के अंदर यहाँ पे गैस पड़ी है, आइडियल गैस हो चाहे कैसी गैस हो, उससे मतलब नहीं हमारा इस समय. हमें केवल पॉजिटिव और निगेटिव वर्क को समझना है. तो एक गैस पड़ी है, पिस्टन मूवेबल है, ऊपर नीचे जा सकता है. यदि पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर पिस्टन से जो कनेक्टेड होगा वो क्रैंक शाफ्ट होगी. क्रैंक शाफ्ट के थ्रू कैम प्रोफाइल पूरा होता है, सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हमारे जो गियर हैं वो घूमने लगेंगे, फिर उसके थ्रू व्हील घूमेंगे, बहुत सारी चीज़ें अंदर. लेकिन इसके ऊपर जाने की वजह से ऐसा हुआ. ठीक है, लेकिन हाफ साइकिल के बाद, आधी साइकिल के बाद, ये क्रैंक शाफ्ट नीचे को आएगी, कनेक्टिंग रोड नीचे को आएगी, हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आएगा. उस टाइम पे जब वो नीचे आएगा, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एट दैट टाइम पिस्टन वर्क कर रहा है गैस के ऊपर. ठीक है, और ड्यू टू द वर्किंग ऑफ पिस्टन ऑन द गैस, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब जो dV है वो माइनस का है. तो जो वर्क का फॉर्मूला है P dV, उसमें माइनस साइन आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, P dV. तो वर्क का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा उस टाइम पे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. समझ में आया क्या? अब देखो, केमिस्ट्री में परसेप्शन अलग होता है, परसेप्शन का खेल है और किसी चीज़ का खेल नहीं है. आप ये याद रखना कि वर्क डन ऑन द गैस विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस विल बी पॉजिटिव. ठीक है, वहाँ पे इस परसेप्शन को उल्टा लेते हैं कि वर्क डन बाय द गैस, गैस को वर्क करना पड़ा, तो गैस के अंदर से कुछ गया, तो इसीलिए नेगेटिव. और वर्क डन ऑन द गैस मतलब गैस को हमें कुछ मिला, तो वहाँ पे हमें गैस के परसेप्शन पे काम करते हैं, गैस समझ के अपने आप को काम करते हैं, तो उनका वर्क अलग अलग हो जाता है. और हम क्या है, हम गैस को एक सब्सटेंस समझ के काम कर रहे हैं,
ठीक है, इन रियलिटी वो सब्सटेंस ही है, तो सब्सटेंस समझ के काम करते, मुझे ऐसा लगा कुछ है। ओके, तो इस परसेप्शन को याद रखिएगा, जितना बेहतर होगा याद रखोगे उतना अच्छा होगा। फॉर्मूले की वैल्यू सही आएगी, लेकिन साइन की वजह से आप गलत कर जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है, आसान ही है। अरे कुछ नहीं है यार, देखो थर्मोडाइनमिक्स में इतना याद रखना कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सॉरी फर्स्ट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है, ये जो 3 लॉ हैं ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते थर्मोडाइनमिक्स हैं, ये तो केवल आपको शुरुआत बता देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन उनके जो है ना और कैसे अप्लाई करें वो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए वही है कि इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम या गिवन बाय द सिस्टम, ऐसा कहो गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन, या चलो ऐसा करो टू द सिस्टम को, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द, वो क्या होता है, जो हम यदि हीट किसी भी सिस्टम को हीट दें या किसी भी गैस को हीट दें क्या होगा, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम विल इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, इन सेंटेंस पे ध्यान देना, प्लस इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इन वर्ड्स पे जितना ध्यान दे दोगे आपको उतना याद रहेगा ये चीज़, बस डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन एनर्जी, डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी को आप क्या लिख रहे थे, अच्छा ये भी जो होगी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। ओके, कहने का क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ is another form of conservation of energy, another form of conservation of energy। देखो एनर्जी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के कई सारे तरीके थे, मार पर को जाकर रोज यही काम है यार, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो एक्सप्रेस करने के तरीके थे, जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे कुछ ऐसा है ना, जो बोगे वो खाओगे, है ना, जैसा मतलब जैसा भी है ना, कई सारी कहावतें थी। तो वही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या है कि आप उसे कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भैया जो एनर्जी है वो एनर्जी रहेगी, वो ना ख़त्म हो सकती ना बन सकती, सब कुछ है ना, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, ये नहीं किसी ने बताया कि ये आई कहाँ से, ये बनी कैसे, है ना, एनर्जी बनी क्यों, किसी तरह से बनी होगी, चलो चट छोड़ो। मास से बनी तो मास कहाँ से आया, मास एनर्जी से आया, एनर्जी मास से आई, भाई बहन है क्या, माँ बाप कहाँ है ठीक है। तो मतलब जो चीज़ है वो मतलब स्टेटमेंट अलग अलग हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने वाला ये स्टेटमेंट है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, यदि हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे ऑब्वियसली बात है, यदि हीट लेंगे तो अलग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट अलग हो जाएगा। ओके, तो यदि मैं किसी भी सिस्टम को हीट देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो अपनी हीट को, जो हमने हीट दी उसको 2 तरीके से यूज़ करता है। पहला यूज़ करने का तरीका है वर्क डन, वो कुछ काम कर देगा। दूसरा, वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का सीधा मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का सीधा क्या मतलब है, क्या मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का, याद करो यार, फॉर्मूला याद करो यार। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, F/2 kT, हाँ या ना, ये तो किसका है, सिंगल मोल का है ना। यदि कई सारे मोल हो तो N लगा दो, N मोल्स हो तो N लगा दो, हाँ या ना।
तो सिंगल मोल का है ना, n मोल होंगे तो n मोल है ना। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये। अच्छा, इसको एक तरीके से और चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कैप भी गिर गई इसकी यार, ठीक है, इंक सूख जाती है। ओके, क्लियर है? चलिए, अच्छा मैंने क्या कहा, जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था FN/kT, ठीक है, FN/kT। ओके, तो जो T है, T बोले तो टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, तो दिखाया था ना वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, डेल इक्वल टू डेल टी इंटू आप जो भी था blah blah blah, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो किस में चेंज, किसकी वजह से चेंज आएगा? टेम्परेचर में चेंज। कहने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज करोगे तो टेम्परेचर में चेंज होगा, या फिर ऐसा बोलो कि टेम्परेचर में चेंज होगा इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ओके, तो हमने देखा कि जैसे ही हमने किसी सिस्टम को एनर्जी दी, उसने दो टाइप से यूज़ करी, एक तो उसने कुछ काम कर दिया, दूसरा उसने क्या करा, उसने अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ओके, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तीसरा कोई और काम कर नहीं रहा है गैस थर्ड काम कोई और नहीं कर रही है, केवल दो ही काम कर रही है। ओके, नाउ इसी में हम चीज़ें देखेंगे, कई सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। अभी हटा दूं, चलिए देखो, इसी से हम प्रूव कर सकते हैं CP - CV = R, ठीक है, CP - CV = R। माइलर इक्वेशन है ये, है ना। तो इसको भी आप लोग देख लें कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन लोग। जैसे कि आप जानते हो PV = मिलता है nRT nRT। ओके, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, एक चीज़ और देखो, जो चेंज इन एनर्जी है, जो चेंज इन हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या था? NCV इंटू क्या था? NCV इंटू डेल्टा T। यही थी। ठीक। अच्छा देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम ले रहा हूँ अपने लिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए पिस्टन नहीं लगाते हम पूरा सिलेंडर बना देंगे, एक फिक्स सिलेंडर, और उसको हीट देंगे, ठीक है। यदि हम हीट देते हैं तो मैंने यहाँ पे मोलर मास यूज़ किया है, तो ये कौन सी स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ओके, यदि यहाँ पे हीट दूंगा तो जो हीट होगी उससे टेम्परेचर जो भी चेंज होगा, जो भी हो रहा होगा, ओके, वो सबका सब किस में जाएगा? वो सब किस में जाएगा? वो टेम्परेचर चेंज करने में जाएगा, वो सारा का सारा टेम्परेचर चेंज करने में जाएगा, हाँ या ना? ओके, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, कि ये इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि वर्क तो हो ही नहीं पा रहा ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? इस प्रोसेस में? इन दिस प्रोसेस आप लिख सकते हो, इन दिस प्रोसेस। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? आइसोकोरिक। याद कर लो इन चीज़ों को, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसको चौरिक भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है याद करने के लिए कि सर स्पेलिंग याद नहीं हो रही, ठीक है, चौरिक बोल दो, आइसोचोरिक बोल दो, लेकिन कोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इन दिस प्रोसेस वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV एज dV इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन इक्वल टू 0, ठीक है। प्रेशर में चेंज रहेगा, लेकिन प्रेशर में चेंज होने का कारण ये नहीं है कि वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है, तो PdV इक्वल टू 0, तो ठीक है। तो फ्रॉम आप कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप क्या बोलोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द भैया वर्क एनर्जी
सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी। अब वर्क डन बाय द सिस्टम तो 0 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, एनर्जी इक्वल होगी सीधी सीधी इंटरनल एनर्जी के, जिसकी वैल्यू है NCV डेल्टा टी। या डेल्टा टी क्यों मैं लगा रहा हूँ, DT लगाऊंगा क्योंकि मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी अपन लोग ऐसा बोल देते हैं, हे राम दिल का दर्द न जानी, डी लगा दो सब में, क्योंकि हम छोटा चेंज कर रहे हैं, छोटा चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डी लगा दो। चेंज इन एनर्जी, हम हमेशा चेंज इन एनर्जी करेंगे तो चेंज इन वर्क डन होगा, DW की वैल्यू होगी, DW की वैल्यू होगी PdV। ओके, हटा दो हर जगह से, मतलब बहुत छोटा चेंज किया हमने। ठीक है, बहुत छोटी सी हीट दी जिससे बहुत ही छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, जिससे बहुत ही छोटा सा प्रेशर भी चेंज हुआ होगा। ओके, उतारो उसको, पहले एक लाइन ये उतारो। दूसरा देखो, नाउ हम क्या करते हैं कि एक काम कर लेते हैं कि एक आइसोबारिक प्रोसेस लेते हैं। आइसोबारिक का मतलब डेल्टा P इक्वल टू 0, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। इस बार क्या कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर आपको पता है कांस्टेंट कैसे किया जा सकता है, सिस्टम लो, सिस्टम पे पिस्टन धर दो, ठीक है, और नीचे से हीट दो। ओके, ये कल भी मैंने समझाया था, इस पर ईंट धर दो पिस्टन के ऊपर। ओके, तो यहाँ से प्रेशर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर में चेंज नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज होगा, यहाँ से वॉल्यूम में चेंज होगा, मतलब वर्क डन होगा। यहाँ पे DW आएगा PdV। ओके, PdV वर्क डन आएगा। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक, चलो। ओके, यहाँ से यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाओ तो DQ कम्स इक्वल टू DW प्लस डी इंटरनल एनर्जी, जो भी है आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको DW तो मिल रहा है PdV। ओके, PdV मिल रहा है, प्लस अभी देखो, देखते जाओ अभी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, देखो इंटरनल एनर्जी इसमें भी हम उतनी ही रखेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी टेम्परेचर में चेंज हम सेम कर रहे हैं, सेम इक्वल, कोई भी अलग चेंज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे हो रही थी, NCV dt। याद रखिएगा ये चीज़, तो सबसे पहले याद रखो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज केवल और केवल इस पे डिपेंड करता है, डेल्टा T पे या DT पे, और यहाँ पे भी हम टेम्परेचर में चेंज सेम करेंगे। ओके, नाउ फाइंड DQ कितना होगा भैया, नंबर ऑफ मोल इंटू CP इंटू टेम्परेचर में चेंज। हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कौन सी आएगी, प्रेशर वाली। ओके, तो NCP dt कम्स इक्वल टू PdV प्लस NCV dt। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, यदि है तो बता दो। ठीक है, चलिए अब मैं नीचे का हटा दूँ, नीचे का उतार लो फटाफट। चलिए, इतना ही काफ़ी है। अब देखो, मैंने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लिखी थी, मैं करना कुछ और चाह रहा था लेकिन मैंने कुछ कर दिया और। देखो यहाँ से यदि मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ, पार्शियली डिफरेंशिएशन आपको पता है, V को पहले डिफरेंशिएट करो, P को छोड़ो, फिर P को डिफरेंशिएट करो, V को छोड़ो, PdV प्लस DPV इक्वल टू NR, ये तो कांस्टेंट है, किस में चेंज आएगा, इधर DT में। या तो आप ऐसा करो, इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा कर दोगे तब भी बात वही रहेगी, और ऐसे पार्शियली करोगे तब भी बात वही रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लगाओ आइसोबारिक में। एज यू नो PdV प्लस VdP इक्वल टू NR dt। एज भैया प्रेशर में तो चेंज है ही नहीं, यहाँ पे प्रेशर तो चेंज हो ही नहीं रहा, हो रहा है क्या, नहीं, आइसोबारिक है। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर में चेंज नहीं, बार का मतलब प्रेशर की यूनिट, बार क्या होती है, प्रेशर की यूनिट। ठीक है, तो उससे याद रखो प्रेशर में चेंज नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इस टर्म की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मतलब PdV कम्स इक्वल टू NR dt।
एन आर डी टी। ओके, ठीक है, पी डी वी कम्स इक्वल टू एन आर डी टी। पुट द वैल्यू हियर, हियर हियर किधर, हियर, ठीक है, रख दो। यहाँ रखो, यहाँ रखो, वहाँ नहीं, यहाँ रखो, ठीक है। एन सी पी डी टी कम्स इक्वल टू पी डी वी की जगह क्या रखेंगे, एन आर डी टी प्लस एन सी वी डी टी, डी टी ते डी टी ते डी टी कटी, एन ते एन ते एन कटा, सी पी कम्स इक्वल टू आर प्लस सी वी, और यू कैन से सी पी माइनस सी वी कम्स इक्वल टू आर। समझ में आया क्या? ओए समझ में आया क्या? खोते हो, नहीं आया क्या? इजी था, आसान था। हमने पहले क्या करा, हमने एक गैस, आइडियल गैस ले ली, ठीक है, सुन लो ध्यान से, आइडियल गैस ले ली। आइडियल गैस लेके हमने उसको आइसोचोरिक प्रोसेस में रख दिया या आइसोकोरिक प्रोसेस में रख दिया। नाउ जस्ट हमने कि जैसे ही उसको आइसोकोरिक प्रोसेस में रखा और हीट लगा दी नीचे तक, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और सॉरी उसमें एनर्जी का जो भी हमने एनर्जी दी वो किसके इक्वल होगी। यदि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ है या डी टी टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एन सी वी डी टी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा चौरिक प्रोसेस में तो सी वी आएगा, तो एन सी वी डी टी। लेकिन हमने यहाँ से देखा कि वर्क डन जीरो रहेगा एज देर इज नो वॉल्यूम चेंज। सो वॉल्यूम चेंज नहीं है तो वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो है तो जो टोटल एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में। चौरिक प्रोसेस में याद रखना ये चीज़, आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं आपको आगे भी बताऊंगा इस चीज़ को, शायद कल को उस चीज़ की बात होगी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में टोटल एनर्जी गिवन टू द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी। ओके, और इट इज़ कंप्लीटली यूज्ड टू चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। जो भी हम हीट देंगे उसको जो सारा का सारा यूटिलाइजेशन होगा उसका एनर्जी को चेंज करने में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखना है चीज़, ठीक है। हाँ सही में बता रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल केस है। ओके, नाउ ऐसा हुआ तो सारी की सारी एनर्जी जो आ गई, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गई हमारी, और सॉरी जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, क्या मिल गई वो मैंने लिखी नहीं क्या, ओहो, यहाँ से हमें इंटरनल एनर्जी की मिल गई वैल्यू, डी आई ई लिख दो यहाँ पे, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें मिल गई, हाँ मैंने लिखी तो होगी यार, ठीक है, उसकी एनर्जी वैल्यू, उसकी वैल्यू मिल गई एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी उसके इक्वल मिल गई। अब जैसे ही इसके इक्वल मिले हमने उसको हटा दिया और आइसोबारिक प्रोसेस पे चले गए। आइसोबारिक का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कम्स इक्वल टू जीरो। आइसोबारिक में जैसे ही हम घसे तो हमने देखा वहाँ पे तो वर्क डन होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है। वॉल्यूम के चेंज होने से वर्क डन आएगा जरूर, वर्क डन आएगा जरूर, ठीक है, वर्क डन सॉरी प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम के चेंज होने से हमारी जो गैस है वो वर्क कर रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा रही है, तो वर्क उठा रही है तो वर्क आएगा, और वर्क की वैल्यू होगी पी डी वी, ठीक है। और हमारी जो इंटरनल सॉरी जो हमने हीट दी वो किसकी एनर्जी के इक्वल होगी, वो वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी आएगी, और वर्क डन हो रहा है तो वर्क भी आएगा। तो मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क भी होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मतलब चेंज होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे को चेंज सॉरी हीट गिवन टू द सिस्टम मिली पी डी वी इंटू एन सी वी डी टी। एन सी वी डी टी कहाँ से आया, तो एन सी वी डी टी आया भैया इंटरनल एनर्जी से, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन टेम्परेचर तो यहाँ पे भी डी टी था, यहाँ पे भी डी टी है। ओके, दोनों कंडीशन में चेंज इन टेम्परेचर सेम है, सो यहाँ पे और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सेम आएगा, आइसोबारिक में भी और आइसोकोरिक में भी, ठीक है। आइसोकोरिक में ये देखो कि सारी की सारी जितनी भी हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उतना ही टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए। ये भी याद रख लो, ये सेंटेंस याद कर लो कि हमें
आइसोबारिक में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आइसोकोरिक से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। यदि मेरे को किसी भी गैस का टेम्परेचर 30 से 40 ले जाना है तो आइसोबारिक में यदि मुझे 10 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसमें केवल 6 या 7 जूल एनर्जी से काम चल जाएगा। इसमें कम एनर्जी लगेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, क्योंकि सारी की सारी टेम्परेचर में चेंज हो जा रही है। इसमें टेम्परेचर और वर्क में भी कन्वर्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ओके, सो NCV dt। ओके, इन चीज़ों को लिखते जाओ, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। चैप्टर के अंत में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके खतरनाक तो वहाँ पे आप गुम हो जाओगे उनके न्यूमेरिकल में। ओके, तो यहाँ से हमें मिला कि भैया अच्छा Q जो है वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस ही बात है NCP dt। भाई देखो CP का फॉर्मूला कल हमने लिखा था ना, क्या था, Q/N डेल्टा T, है ना। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCP dt, है ना, हो जाएगा, हाँ या ना। सेम CV का भी था, तो CV के लिए भी हमने फॉर्मूला वही लगाया। कल ये मैंने इसीलिए रिवाइंड कराए थे ताकि आगे काम आसान हो सके हमारा। तो यहाँ से हमने Q का फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। ओके, PdV की बात हुई तो हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया आइडियल गैस इक्वेशन को कि PdV + VdP कम्स इक्वल टू NR dt, क्योंकि N और R बोथ आर कांस्टेंट, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, केवल dt में आएगा। सो हमने यहाँ पे देखा कि DP में तो चेंज 0 है आइसोबारिक में, आइसोकोरिक की तो बात ही नहीं हो रही। अब आइसोबारिक में चेंज इन प्रेशर तो 0 है, तो इस टर्म को हटा दिया हमने और इस टर्म को रखा, तो PdV की वैल्यू मिल गई NR dt। हमने NR dt यहाँ पे रख दिया, dt काट दिया, n काट दिया, और हमें इक्वेशन मिल गई हमारी, जो हमारी डिजायर्ड थी कि CP - CV कम्स इक्वल टू R। व्हाट इज R? R इज द यार गैस कांस्टेंट ना, आइडियल गैस कांस्टेंट। हटाओ चल। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 है, इतनी होती है क्या? हाँ सर इतनी होती है। ओके ठीक है, और यूनिट क्या, जूल पर मोल केल्विन, ठीक। या फिर यदि इसकी बात करें इसमें कैलोरी में बात करें तो कितनी होती है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन या मोल डिग्री सेल्सियस बातें की है। ओके, ये याद रखना है, 2 कैलोरी, ऑलमोस्ट 2, क्योंकि देखो एक क्या बोलते हैं उसको, कैलोरी में 4.18 जूल होता है, वहाँ पे कितना जूल याद करो, 8.314। तो 4.18 को मल्टीप्लाई करोगे, को दुगना करोगे तो आपको 8 कितना मिलेगा, 36। यहाँ पे 314 है, तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं उस चीज़ को उतना। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अभी कंसेप्ट सीखने का टाइम है, अभी कंसेप्ट सीखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। यदि मैं केवल और केवल जितना बुक में है टू द पॉइंट उतना पढ़ाता जाऊँ तो समझ से बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको, ठीक है। याद रखना ये चीज़ है कि यदि मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाता जाऊँ तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये चीज़ें ना लाओ ना बीच बीच में से निकाल के, तो कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, चलिए सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं, या बात क्या करें, पहले ओरल ऊपर से देख लो, उसके बाद अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले है आइसोथर्मल। मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था आपको, अभी कुछ और भी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। जैसे आइसोथर्मल है, जहाँ पे टेम्परेचर में चेंज क्या रहेगा, 0। दूसरा, अभी मैं केवल इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि बेसिक क्या है, बेसिक किस नाम पे है, उसके बाद अंदर जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि दूसरा है, चलो आइसोकोरिक, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। तो आइसोकोरिक क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, आइसोबारिक। आइसोबारिक क्या है, आइसोबारिक क्या है, तो आइसोबारिक में अपन लोग क्या बोलते हैं उसको, अभी तो लिखा था चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन प्रेशर 0। एक लास्ट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक। इसमें क्या होगा,
चेंज इन एनर्जी कम्स इक्वल टू जीरो, चेंज इन एनर्जी कम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बेसिक फंडे हैं जिनके ऊपर इनको सिस्टमाइज किया गया है। ठीक है, पी वी एंड टी तीन बेसिक चीज़ थी, तीनों को कांस्टेंट पर कांस्टेंट किया तो हमें कुछ चीज़ें मिली। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने जो चौथी चीज़ थी, फंडा जो था, क्यू को ही कांस्टेंट कर दिया तो हमें एक और चीज़ मिली। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं बाद में, पहले बात कर लेते हैं आइसोथर्मल के बारे में, क्योंकि आइसोथर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात बता दे रहा हूँ मैं, आइसोथर्मल बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए तो सबसे पहली बात तो आइसोथर्मल में जो आपका क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन टेम्परेचर है, इसको मैं dt ले लूँ तो बेहतर होगा। dt कम्स इक्वल टू भी जीरो, dt कम्स इक्वल टू भी जीरो, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हमेशा जीरो रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, सो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ठीक है, याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखोगे या भूल जाओगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था ये याद रख लो सबसे पहले, उससे याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, यह था, सीधी बात है, dt पे चेंज हो रहा है, dt नहीं चेंज, ये चेंज। ओके, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ देखो, यदि मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं थर्मोडायनेमिक्स के ऑफ थर्मो, ठीक है, देखो एक बात याद रखना, ये टॉपिक मेरा बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने 2 बुक पढ़ी है, बुक बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो थर्मोडायनेमिक्स ही है इसका नाम बुक का, दूसरी है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ये तो डायरेक्ट बुक है इसके ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डायरेक्ट बुक है, थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा एक और है, हीट एंड मास ट्रांसफर, HMT। ठीक है, वो और अलग है। ठीक है, एक बुक और है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग। ये 4 बुक हैं जो इसके ऊपर हैं, समझ गए? तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी नॉलेज कितनी अच्छी होगी इस टॉपिक के ऊपर। ओके, ये बीटेक में बुक आएंगे, आप लोग भी यदि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। याद रखना, कोई बीटेक वाला यदि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, वो ही फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, ना तो सिविल वाला पढ़ा सकता है और ना ही इलेक्ट्रिकल वाला, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट पढ़ा देगा, मतलब 5 या 6 चैप्टर पढ़ा देगा। उसके अलावा सारे जो चैप्टर होंगे उसके मैकेनिक्स, थर्मो, उसके क्या नाम जो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वेव, या फिर क्या नाम जो है ऑप्टिक्स, सब वीक होंगे या सब डगमगाए हुए होंगे। मॉडर्न फिजिक्स सब डगमगाए हुए होंगे इलेक्ट्रिकल वाले के। ठीक है, बस केवल इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और मैकेनिकल का क्या है, मैकेनिकल वालों को सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट भी पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। मैं 2 बुक इलेक्ट्रिकल वाले पे भी पढ़ी है। ओके, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, ठीक है, एक पूरी बुक है, एक इलेक्ट्रिकल पढ़ी है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ी है। ठीक है, 3 बुक है, एक सेंसर भी पढ़ी है। अरे यार कितनी बुकें पढ़ी हैं, बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं। ठीक है, तो हमारा वो भी पार्ट बढ़िया रहता है, ये भी पार्ट बढ़िया रहता है। खैर छोड़ो, ये तो होगी मेरी तारीफ, और आप बताओ आप उनकी क्या तारीफ है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से dQ इज इक्वल टू होता है dW प्लस dIE। If there is no change in internal energy, there is no change in internal energy, so total heat given to the system will converted into the work। बहुत खतरनाक चीज़ बताई मैंने, बहुत ही खतरनाक चीज़ बताई। देखो आइसोकोरिक का उल्टा हो रहा है यहाँ पे। आइसोकोरिक में क्या हो रहा था, आइसोकोरिक में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, थोड़ी देर पहले यहाँ से मतलब गायब हो चुका है। ठीक है, आइसोकोरिक में आपने क्या देखा था कि वहाँ पे वर्क डन 0 था, वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में कुछ नहीं जा रहा, सीधा वर्क सारा का सारा। ऐसा कोई हो सकता है दुनिया में काम आदमी? दुनिया में क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो बोले कि मैं खाऊंगा और काम करूँगा, खाऊंगा काम करूँगा? कोई भी आउटपुट के अलावा वेस्टेज तो होगी ही नहीं मेरे से। वेस्टेज का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? जो सुबह सुबह करते हो, ठीक है, वो काम तो होगा ही नहीं मेरे से।
ना ना ना, मैं केवल खाऊंगा काम करूंगा, खाऊंगा काम करूंगा, खाऊंगा, सांस लेने के लिए भी मैं एनर्जी का मिस यूज़ नहीं करूंगा। समझ गए? नहीं समझ में आया? हाँ देखो, आप लोग क्या है ना, पूरा का पूरा सिस्टम बनवा के ही सुनते हो। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग। हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा सकता है कि यदि हम किसी चीज़ को हीट दें, यदि हम किसी चीज़ को हीट दें तो क्या कांस्टेंट रखा जा सकता है टेम्परेचर? नहीं, कभी भी नहीं रखा जा सकता, कभी भी नहीं रखा जा सकता। याद रखना ये चीज़। मतलब कोई बड़ा वाला इंसुलेटर भी हो ना, जो कहता है कि ना 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 हम तो हीट को लेते ही नहीं है, अच्छा दे दी, ठीक है हम काम कर लेंगे, लेकिन हम अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, ना ना, वो भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा। मतलब बड़े वाला इंसुलेटर भी जो होगा वो भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। ओके, तो कभी भी ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता कि हम क्या कर दें, हम आइसोथर्मल प्रोसेस बना दें। इट इज़ इम्पॉसिबल, लिख लो, इट इज़, हाय राम, इंक खत्म, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक a perfect isothermal। अभी बहुत सारी चीज़ बताऊंगा इसमें और, ठीक है। मैं भाई साहब मतलब आइसोथर्मल आप बना ही नहीं सकते परफेक्ट आइसोथर्मल, ठीक है, लेकिन हाँ हम हर चीज़ को आइडियली मान लेते हैं, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। अपन लोगों को यदि आइसोथर्मल बनाना है, ठीक है, कंडीशन फॉर आइसोथर्मल, कंडीशन फॉर आइसोथर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट करना होगा बॉडी को वेरी स्लोली, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ धीरे धीरे हीट करना होगा। क्या होगा यदि ऐसा हो तो, क्या होगा यदि ऐसा करना हो तो, करना पड़े तो, ठीक है। यदि मैं पानी है, पानी में थोड़ी सी हीट दिया, चुप बैठ गया, देखा क्या हुआ, तो पानी ने उस सारी हीट को अपना वॉल्यूम बढ़ाने में इंक्रीज कर दिया, उसने अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया उस हीट से, क्योंकि वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी हीट बढ़ाने के लिए। हीट बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा होगा, लेकिन उसने अपना टेम्परेचर डायरेक्टली नहीं बढ़ाया, बढ़ाया ही नहीं उससे। उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक्सपेंड करने में खर्च कर दी वो एनर्जी, फिर थोड़ी सी दी, फिर वर्क कर दी, फिर थोड़ी सी दी, फिर चेंज कर दी, ठीक है, ठीक है। तो इतना स्लोली हम प्रोसेस को करेंगे, इतना स्लोली प्रोसेस को करेंगे कि वो केवल और केवल चेंज इन टेम्परेचर या तो नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो भी इंक्रीज हुआ है वो बहुत ही कम है, टेंड्स टू 0 है, ठीक है। इतना स्लोली करें तब जाके हमें कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस मिलेगा। ओके, ठीक है। दूसरी कंडीशन कोई है ही नहीं, मैंने एक फालतू में डाल दिया। एक ही कंडीशन है कि भैया इसको इतनी धीरे धीरे हीट करो, इतनी धीरे धीरे टाइम ले लेके, ठीक है, कि उसका बेचारी का क्या हो जाए, उसको समझ में नहीं आए हो क्या रहा है। देखो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मैंने काम किया, मुझे भूख लगी, मैंने खाया, फिर मैं काम में लग गया, फिर मैंने भूख लगी, मैंने खाया, फिर काम में लग गया। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मतलब किसी गैस ने काम किया, वर्क किया, मतलब पिस्टन को ऊपर उठाया, ओके, उसको ऊपर उठाने के चक्कर में उसकी इंटरनल एनर्जी वर्क करी होगी, है ना, इंटरनल एनर्जी काम की होगी, क्योंकि मैंने बाहर से कोई हीट नहीं दी, ठीक है। यदि dq विल कम इक्वल टू 0 तो सीधी सी बात है dw इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन dw इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बाहर से हीट नहीं दूंगा तो इंटरनल एनर्जी वर्क करेगी, इंटरनल एनर्जी वर्क करेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कोई चीज़ ठंडी होगी यदि उसको बिना कुछ, सीधी सी बात है ना यार, आप तेल डालो नहीं गाड़ी को चलाओ, कैसे चला लोगे, कैसे चला लोगे, ऐसे थोड़ी चल जाएगी, तो वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ही लगाएगी, है ना। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लगाते हो, तो यहाँ पे वही काम होगा कि गैस अपनी तरफ से एनर्जी लगाएगी, उसके चक्कर में आपके जेब की पैसे कम होते हैं, मतलब गैस का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। टेम्परेचर जितना कम हुआ उतनी हीट दे दी आपने यहाँ से, उतनी हीट दे दी, उतनी हीट जैसे ही दोगे टेम्परेचर में जाएगी वो सारी की सारी हीट तुरंत,
टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा सा वर्क करेगा, फिर टेम्परेचर डाउन, फिर हीट दे दी, फिर टेम्परेचर अप, फिर थोड़ा सा वर्क करा, फिर टेम्परेचर डाउन, फिर थोड़ी सी हीट दे दी, फिर टेम्परेचर अप, फिर टेम्परेचर डाउन, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल दैट यू आर वॉचिंग ऑन द बोर्ड राइट नाउ। अब मैं हटा दूँ इसको, हटा दूँ, चलिए चलिए ख़त्म करते हैं कहानी को। ठीक है, आज के लेक्चर की कहानी थोड़ा लंबा भी हो गया है ना। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ही रिलैक्स में मैं मोड में जा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस हो गया है ख़त्म आपका। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 लेक्चर और बन जाएंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स को मैं एक साथ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक साथ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो हाँ, तो वर्क डन इन आइसोबारिक, ओ सॉरी आइसोबारिक थोड़ी था, आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा ये देखा तो है ही नहीं हमने। तो चलो पहले देखते हैं इसी चीज़ को। डी क्यू वॉज कम इक्वल टू डी डब्ल्यू, यही आया था क्या? मतलब आप वर्क डन निकाल दोगे तो आप ये भी बता सकते हो कि उसको कितनी एनर्जी दी, है ना। what amount of energy we have given to the body, okay, to the gas, okay, dw कैसे निकालोगे? pdv करके, ओके ऐसा करो pdv करके, सॉरी, ओके, या यहाँ से आप q इक्वल टू डब्ल्यू भी बोल सकते हो यदि मैं टोटल हीट की वर्क की बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालने वाला हूँ। ठीक है, वर्क इक्वल टू है pdv। ठीक है, यहाँ से आप एक बात याद करो कि यदि आइडियल गैस इक्वेशन है तो आइडियल गैस इक्वेशन का वैल्यू क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ओके, कोई दिक्कत? ओके, चलिए ज़रा देखें। तो भैया यदि इसको इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो वी डी पी प्लस पी डी वी कम्स इक्वल टू 0 कैसे आ गया? कैसे आ गया कम्स इक्वल टू 0? अरे खोते हो, डी टी तो 0 है, डी टू कितना है? 0 है। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंजेंट टेम्परेचर 0 रहेगा। एन आर डी टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया ना? हाँ या ना? जल्दी बोल, जल्दी आओ। ओके, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है चलिए। अच्छा आप बताओ ज़रा, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, वी डी पी कम्स इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी। ओके, अच्छा मैं कहानी दूसरी जगह ले गया हूँ। हाँ, मैं कहानी दूसरी जगह ले गया हूँ। यहाँ से तो हम पर लोग सीधे सिंपल बहुत आराम से तरीके से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देख लो। ठीक है, एक काम करो, मैं यहाँ से ही काम करूँ, P की वैल्यू लिखो, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में करना है? इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से एक काम करो, P की वैल्यू निकालो। P की वैल्यू क्या आ जाएगी? nRT अपॉन V, है ना, nRT अपॉन V, विच इज nRT इज कॉन्स्टेंट, कंप्लीटली कॉन्स्टेंट। ओके, सो नाउ आपका dW की वैल्यू क्या हो जाएगी? nRT बाई V इंटू dV। क्या हम अब इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या दोनों साइड? क्योंकि टोटल वर्क डन निकालना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल वर्क डन इन द गिवन इक्वेशन वी हैव टू इंटीग्रेट द बोथ साइड्स। सो dW, ओके, शुरुआत में वर्क डन 0, शुरुआत में बाद में W। ठीक है, nRT बाई V इंटू dV, शुरुआत में V1 वॉल्यूम था, बाद में V2। ओके, वर्क डन अपन लोग 0 ले लिए थे शुरुआत में। ठीक है, तो अब हो गया W। ओके, इधर देखो nRT वॉज कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन V क्या होगा? लॉग V, कहाँ से कहाँ तक? V1 माइनस V2 तक। हाँ या ना, जल्दी बोल। nRT इक्वल टू W, ये क्या हो जाएगा? लॉग V2 माइनस लॉग V1। बोल हाँ, बोलो हाँ, बोल दिया हाँ। nRT लॉग A अपॉन लॉग B। इस फॉर्मूले को आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो, सुना
अब मैं बताऊंगा नहीं कि log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन log b। सर बता दिया आपने, हाँ ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, काम खत्म यार, हो तो गया है। अब क्या सोच रहे थे कि अभी और कुछ देगा, हैं हैं भाई, हो तो गया। एन आर टी इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू आ गया, एन आर टी इंटू लॉग वी टू अपॉन वी वन, लॉग वी टू अपॉन वी। क्लियर है? अच्छा देखो जरा यहाँ से एक बात चीज़ देखो, यदि एक बात चीज़ देखो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डी टी इक्वल टू 0 होता है। याद करो आपके पास शुरुआत में 2 इक्वेशंस होती थी शुरुआत की कंडीशन में, एकदम मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैं पढ़ाया नहीं। चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? सॉरी बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ की बात करूँगा मैं, बॉयल्स लॉ, ठीक है। मेरे को फिलहाल चार्ल्स लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी और टी में, मुझे बॉयल्स में इंटरेस्ट है। मतलब चार्ल्स लॉ जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पे मैं आइसोथर्मल की बात करूँ, तो बॉयल्स लॉ की बात करूँगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द P and V are inversely proportional. P and V are inversely proportional. So P1 upon P2 comes equal to V2 upon V1. हाँ या ना, जल्दी बोल। ये सारे आपको याद है ना, ये रेशियो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि देखो बॉयल्स लॉ कहाँ लगता है? टेम्परेचर कांस्टेंट पे। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में यदि मैं बॉयल्स लॉ लगाऊं तो क्या P1 अपॉन P2 कम्स इक्वल टू V2 अपॉन V1? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आएगा। V2 अपॉन V1 को मैं P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ, nRT log बेस E P1 अपॉन P2। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। समझ में आया क्या? कहाँ से उठाया? समझ में आया? चलिए अब देखो nRT, व्हाट इज nRT? nRT कम्स इक्वल टू PV। nRT कम्स इक्वल टू PV। अब देखो यहाँ पे 2 हैं PV, एक तो इनिशियल है जहाँ पे प्रेशर P1 और V1 था, और P2 फिर V2 हो गया। क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस बना रहे हैं तो शुरुआत की और इनिशियल 2 कंडीशन होंगी, ठीक है। आपको हमेशा 2, देखो यहाँ पे लिमिट ली थी ना मैंने V1 और V2 तक, हाँ या ना? तो आपको यहाँ पे वर्क डन 2 तरीके से लिखना चाहिए। लिख तो सकते हैं आप कैसे भी, P1 अपॉन P2 या V2 अपॉन V1, कुछ भी लिखो, और यहाँ पे P2 V2 लॉग बेस E, चलो इसका V में लिख दूँ। ये 2 फॉर्मूले और हो गए आपके। चलो मैं सोच रहा था कि ये लेक्चर खींच जाए किसी तरीके से इन्हीं मार्कर से, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए फ्री पढ़ूंगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर आपका वेव ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल है आज, तो उसके लिए करूँगा, ठीक है। तो समझ में आया क्या? ये भैया जितने भी डेरिवेशन में करा रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले करा रहा हूँ, इन सब फॉर्मूलों को बेहतर होगा आप लोग याद कर लो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोई कॉन्सेप्ट में यदि गड़बड़ होगी तो परेशानी आप लोगों को ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उतार लो इसको, और फिर कल को बात करेंगे आगे की एंट्रोपी एंथैल्पी वगैरह की, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। कल को हम और चीज़ें जानेंगे। मतलब आइसोथर्मल करा है आज, तो आइसोबारिक आइसोकोरिक पे कोई खास नहीं होगा, ठीक है। और क्या नाम, फिर आइडियाबैटिक पे ज़्यादा होगा खास, ठीक है। आइडियाबैटिक को हम फोकस में लेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो कल फिर बात करते हैं, तब तक के लिए उतार लो इसको, पढ़ो इसको, अच्छे से समझो इसको। थैंक यू।